नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास का टॉपिक पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण के जितने भी आरपीएससी में जो पिछली बार एग्जाम्स के अंदर किसी भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया उनको हम व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। प्रश्न है, विलियम शेक्सपियर किस देश के साहित्यकार थे जिनकी रचनाओं में पुनर्जागरण का व्यक्तिवाद और मानव स्वभावों का गहन चित्रण मिलता है। यानी विलियम शेक्सपियर है वो कौन से देश के थे? तो ये इंग्लैंड के थे। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के थे। विलियम शेक्सपियर क्या है? उत्तरी पुनर्जागरण के महान नाट्यकार थे। उनकी कृतियाँ कौन कौन सी है, रचनाएं कौन कौन सी है? तो हेमलेट है, मैकबेथ है, रोमियो और जूलियट है। और ये किन पर जोर देते हैं? ये मानववाद और व्यक्तिवाद पर जोर देती हैं विलियम शेक्सपियर। पुनर्जागरण कहता भी क्या है कि सेंटर पॉइंट पर किसको रखा है? मानव को रखा है, न कि धर्म को या भगवान को रखा है। समझ रहे हो ना? भगवान को देख करके नहीं, धर्म को देख करके नहीं, मानव की सेवा करनी है। इसी को मानववाद या व्यक्तिवाद कहते हैं। यानी सेंटर पॉइंट इसमें क्या है? मानव है पुनर्जागरण में। पुनर्जागरण काल में ज्यामिति के सिद्धांतों पर आधारित किस अवधारणा को कला और वास्तुकला में व्यापक रूप से अपनाया गया था? यानी ज्यामिति के सिद्धांतों पर आधारित। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनहरा अनुपात। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल याद रखना और ज्यामिति याद रख लेना। सुनहरा अनुपात। सुनहरा अनुपात को गणितीय पूर्णता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था। पुनर्जागरण के कलाकार लियोनार्डो दा विंची हो, माइकल एंजेलो ने अपनी कृतियों में सामंजस्य और संतुलन लाने के लिए इस अनुपात का उपयोग किया था। कौन सा? सुनहरा अनुपात। लियोनार्डो दा विंची को पुनर्जागरण का व्यक्ति क्यों कहा जाता है? यानी पुनर्जागरण का व्यक्ति इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह चित्रकार भी था, वैज्ञानिक भी था, आविष्कार किए, मूर्तिकार आदि कई विषय के जानकार थे। याद रह जाएगा, लियोनार्डो विंची को पुनर्जागरण का व्यक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि चित्रकार थे, वैज्ञानिक थे, साहित्यकार थे, आविष्कारक, मूर्तिकारक भी थे। पुनर्जागरण का व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो कई क्षेत्रों में निपुण हो। मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, आविष्कार, इंजीनियर और वास्तुकार थे। पुनर्जागरण के सिद्धांत के तहत अतीत के ज्ञान को पुनर्जीवित करने पर विशेष बल दिया गया। तो क्लासिसिज्म हो जाएगा इसका आंसर। पुनर्जागरण के सिद्धांत के तहत अतीत के ज्ञान को पुनर्जीवित करने पर विशेष बल दिया गया। यानी प्राचीन जो यूनान और रोम का जो ज्ञान था उसको पुनर्जीवित करने पर विशेष बल दिया गया। तो ये थ्योरी क्या है? क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म पुनर्जागरण की वह शैली जिसमें प्राचीन यूनान और रोमन की कला, वास्तुकला, दर्शन की सरलता, सामंजस्य और स्पष्टता को आदर्श मानकर उनका अनुकरण किया गया, जिसे क्या कहते हैं? क्लासिसिज्म कहते हैं। रोमियो और जूलियट नामक कलाजयी प्रेम दुखांत नाटक के लेखक कौन है? यानी ये देखो, अभी अपने पढ़ा रोमियो और जूलियट किसके हैं? रोमियो और जूलियट बिल्कुल विलियम शेक्सपियर के हैं। क्या है? ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक को क्या कहते हैं? ट्रेजेडी कहते हैं। और ये लव स्टोरी पर ट्रेजेडी है। ठीक है, रोमियो और जूलियट किसकी है? विलियम शेक्सपियर की है। विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित यह मानव भावनाओं और व्यक्तिगत संघर्ष को केंद्र में रखता है। पुनर्जागरण साहित्य का मूल विषय यही है। पुनर्जागरण के दौरान स्थापित यूरोपीय विश्वविद्यालय जैसे पडुआ और बोलोग्ना में किस विषय के अध्ययन पर बल दिया गया जो मानववाद का केंद्रीय तत्व था? तो ये क्या था? लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज पर बल दिया गया। यानी पुनर्जागरण के टाइम में, पुनर्जागरण का मतलब क्या है? मानव को दोबारा जगाया जा रहा है कि मानव को मानव के लिए काम करना चाहिए। समझ रहे हो ना? धर्म के लिए नहीं, मानव को मानव सुख कैसे मिल सकता है उसके लिए काम करना चाहिए। इसमें जो यूरोपीय विश्वविद्यालय में लगे हुए थे, एक तो था पडुआ या बोलोग्ना विश्वविद्यालय। यानी किस प्रकार का सब्जेक्ट होता था उनके इस विश्वविद्यालय के अंदर? तो ये होता था लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। क्या होता था? लिबरल आर्ट और ह्यूमैनिटीज यानी मानवता से संबंधित विषय होते थे। तो पुनर्जागरण को ह्यूमैनिटीज मनुष्यता या मानविकी, व्याकरण, काव्य, इतिहास, नैतिक दर्शन और वक्तव्य के महत्व को दिया गया, जिसे लैटिन में स्टडिया ह्यूमैनिटीज कहा जाता है। स्टूडिया ह्यूमैनिटीज। पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला में यथार्थवाद की शुरुआत किसने की? जिसने नग्न मानव शरीर को प्राकृतिक रूप से चित्रित किया। यानी यथार्थवाद को तवज्जो दी जिसने, तो ये था डोनाटेल्ला। डोनाटेलो कौन था? डोनाटेलो, जिसने नग्न मानव शरीर को प्राकृतिक रूप से चित्रित किया। नग्न मानव शरीर को प्राकृतिक रूप से चित्रित किया।
तो डोनाटेलो पहले मूर्तिकार थे जिन्होंने कांस्य डेविड जैसी मूर्तियों में नग्न मानव शरीर को प्राचीन रोमन शैली के यथार्थवाद के साथ पुनर्जीवित किया। सिस्टीन चैपल की छत पर बने ए क्रिश्चियन ऑफ एडम भित्ति चित्र में माइकल एंजेलो ने किस पर बल दिया था? तो मानव शक्ति और गरिमा पर बल दिया था। सिस्टीन चैपल जो छत है उस पर एक चित्र बना हुआ है, ए क्रिश्चियन ऑफ एडम। क्या है? द क्रिश्चियन ऑफ एडम, द क्रिश्चियन ऑफ एडम। इस चित्र पर माइकल एंजेलो का बनाया हुआ चित्र है। किस पर बल दिया गया है? तो यह दिया गया मानव शक्ति और गरिमा पर बल। इस चित्र में एडम को लगभग ईश्वर के समान दर्शाया गया है, जो पुनर्जागरण के मानववाद और व्यक्ति की गरिमा में विश्वास को दर्शाता है। मोनालिसा में रहस्य मुस्कान में लियोनार्डो दा विंची द्वारा इस्तेमाल की गई विशेष धुंधली तकनीक का क्या नाम है? यानी मोनालिसा जो पेंटिंग है वो किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। इसमें किस तकनीक, जो तकनीक है उसका नाम क्या है? तो यह है सफुमाटो। क्या है? सफुमाटो है। लियोनार्डो दा विंची द्वारा पेंटिंग मोनालिसा, इसके अंदर जो तकनीक काम में ली गई वो किसको क्या कहते हैं? सफुमाटो। सफुमाटो इतालवी में, इटली में धुएं जैसा है। वह तकनीक है जिसमें रंगों के किनारों को इतना धुंधला कर दिया जाता है कि कोई स्पष्ट रेखा दिखाई न दे, जिससे कोमल, रहस्यमय और यथार्थवादी प्रभाव उत्पन्न होता है। पुनर्जागरण, उत्तरी पुनर्जागरण का वह कौन सा चित्रकार था जिसने तेल चित्रकला की तकनीक का विकास किया? पुनर्जागरण की बात याद रख लेना और तेल चित्रकला की बात याद रख लेना। तो कौन होगा? जॉन वेन आइक। जॉन वेन आइक फ्लेमिश चित्रकार थे। उन्होंने तेल माध्यम का उपयोग करने में महारत हासिल की, जिससे रंगों की जीवंतता और सूक्ष्म विवरण लाना संभव हो गया। जर्मनी का वह पुनर्जागरण कलाकार कौन था जो अपनी उत्कीर्णन कला और प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध था? जर्मनी का वह पुनर्जागरण कलाकार जो उत्कीर्ण कला और प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध था, तो यह था अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। कौन था? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर था। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर को उत्तरी पुनर्जागरण का लियोनार्डो कहा जाता है। उन्होंने लकड़ी के ब्लॉक और तांबे की प्लेट पर उत्कीर्ण कला को नई ऊंचाइयां दी, जिससे उनकी कलाकृति प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से दूर दूर तक फैली। पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान में अवलोकन और प्रयोगों पर जोर देने का परिणाम किस क्रांति के रूप में सामने आया? तो ये है वैज्ञानिक क्रांति। कौन सी क्रांति? वैज्ञानिक क्रांति। पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान में अवलोकन और प्रयोगों पर जोर देने का परिणाम किस क्रांति के रूप में आया सामने? वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। पुनर्जागरण के ज्ञान के लिए तर्क, अनुभव और अवलोकन को महत्व दिया। इस दृष्टिकोण ने कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, जिसने 16वीं-17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। पुनर्जागरण के दौरान फ्लोरेंस इटली को क्यों पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र बन गया? पुनर्जागरण के दौरान फ्लोरेंस इटली क्यों पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र बन गया? यह एक धनी व्यापारिक शहर था और कला विज्ञान के संरक्षकों यानी मेडिची का केंद्र था। तो पुनर्जागरण के दौरान ये मुख्य केंद्र क्यों बन गया इटली? इसका कारण क्या था? यह एक धनी शहर था और यहाँ पर कला और ज्ञान के संरक्षक थे। कौन थे? कला और ज्ञान के संरक्षकों का केंद्र था। फ्लोरेंस की संपत्ति यानी मेडिची जैसे बैंकिंग परिवारों द्वारा संचालित ने कलाकारों को कमीशन देने और मानविकी विद्वानों को आश्रय देने में मदद की, जिससे पुनर्जागरण का जन्म स्थान बन गया। यहाँ के लोग क्या है, जो विद्वान लोग होते थे उनको आश्रय देते थे। पुनर्जागरण की कला में प्राचीन यूनानी और रोमन देवताओं के चित्रण को क्या कहा जाता है? पौराणिकवाद कहा जाता है। पुनर्जागरण की कला में प्राचीन यूनानी और रोमन देवताओं के चित्रण को क्या कहा जाता है? पौराणिकवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौराणिकवाद। तो पुनर्जागरण के कलाकारों ने चर्च केंद्रित विषयों से हटकर प्राचीन पौराणिक कथाओं जैसे विंस और अपोलो को भी चित्रित करना शुरू कर दिया। मानववाद और क्लासिज्म का प्रभाव था। जर्मन मानववादी जिन्होंने लेटर ऑफ ऑक्सबियोर मैन नामक व्यंग्यपूर्ण कृति लिखी, तो ये थे जोहान रूकलिन। कौन थे? जोहान रूकलिन, जिनका रचना कौन सी है? लेटर ऑफ ऑब्सक्योर मैन।
जोहान रोकलिन जर्मन मानववादी थे। उनकी लेटर्स ऑन ऑब्सक्योर मैन चर्च के अधिकारियों और पाखंडी विद्वानों पर व्यंग्य था, जिसमें धर्म सुधार के लिए जमीन तैयारें की। पुनर्जागरण साहित्य के विशेषता, जिसने व्यक्तिगत अनुभव, विचार और भावनाओं को केंद्र में रखा, तो ये व्यक्तिवाद था। क्या था? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद व्यक्ति की प्रतिभा, क्षमता और उपलब्धि को महत्व दिया, जिसे मध्ययुगीन सामूहिकतावादी सोच का अंत हुआ। पुनर्जागरण काल की वह तकनीक जिसमें छाया और प्रकाश के माध्यम से किसी चित्र को आयतन और गहराई प्रदान की जाती है, तो ये क्या था? सियारोस्क्यूरो। क्या? पुनर्जागरण की तकनीक थी जिसमें छाया और प्रकाश के माध्यम से किसी चित्र को आयतन और गहराई प्रदान की जाती है, तो सियारोस्क्यूरो इतालवी में प्रकाश और अंधेरा में प्रकाश और छाया का तीव्र प्रयोग करके चित्रों को ठोस और त्रिआयामी प्रभाव दिया जाता है। मैकियावेली द्वारा रचित किस कृति को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो प्रिंस है ये। मैकियावेली द्वारा रचित किस कृति को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? मैकियावेली द्वारा रचित किस कृति को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक? प्रिंस। प्रिंस ने मैकियावेली के अनैतिक और शक्ति केंद्रित राजनीतिक व्यवहार का समर्थन किया, जो नैतिक और धार्मिक विचारों से परे था। पुनर्जागरण काल के अंग्रेजी साहित्य के किस लेखक को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है? पुनर्जागरण काल के अंग्रेजी साहित्य के किस लेखक को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है? तो ये जॉफरी चौसर है। पुनर्जागरण काल के अंग्रेजी साहित्य के लेखक जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश साहित्य का पिता कहा जाता है, तो जॉफरी चौसर को कहा जाता है इंग्लिश साहित्य का पिता। जॉफरी चौसर, उनकी कृति है कैंटरबरी टेल्स, को लैटिन की बजाय अंग्रेजी यानी मिडल इंग्लिश में लिखा, इसलिए इन्हें अंग्रेजी साहित्य का जनक माना जाता है। जॉफरी चौसर की रचना कौन सी है? जॉफरी चौसर की रचना है कैंटरबरी टेल्स। और किस लैटिन की बजाय इन्होंने किस में लिखा? अंग्रेजी में लिखा, इसलिए इन्हें अंग्रेजी साहित्य का जनक माना जाता है। पुनर्जागरण काल में विकसित होने वाला वह कौन सा विषय था जिसने राज्य शासन और नागरिकों के जीवन से संबंधित अध्ययन को महत्व दिया? तो यह राजनीति विज्ञान था। कौन सा था? राजनीति विज्ञान। मैकियावेली के माध्यम से राजनीति विज्ञान को धर्म और नैतिकता से अलग करके स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। द लास्ट सपर नामक भित्ति चित्र में किस शहर में स्थित है? ये मिलान में है, लास्ट सपर। लियोनार्डो दा विंची द्वारा लास्ट सपर इटली के मिलान शहर में सांता मारिया डेले ग्रेजी कॉन्वेंट के डाइनिंग हॉल की दीवार पर चित्रित है। पुनर्जागरण काल के किस साहित्य दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगमनात्मक तर्क का समर्थन किया? तो यह फ्रांसिस बेकन है। पुनर्जागरण काल के किस दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगमनात्मक तर्क का समर्थन किया? तो यह फ्रांसिस बेकन ने आगमनात्मक तर्क विशेष से सामान्य की ओर, आगमनात्मक तर्क में क्या होता है? विशेष से सामान्य की ओर के महत्व पर जोर दिया। वैज्ञानिक पद्धति का आधार माना जाता है, ये साइंटिफिक मेथड का आधार माना जाता है आगमनात्मक तर्क। थॉमस मूर की कृति है यूटोपिया, किस भाषा में लिखी गई थी? थॉमस मूर की कृति कौन सी है? रचना है यूटोपिया, जो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। अधिकांश मानववादी विद्वान जैसे इरास्मस ने अपने गंभीर कार्य लैटिन में लिखे, जो उस समय विद्वानों की सार्वभौमिक भाषा थी। जियोतो भी कहते हैं इसको, जियोटो भी कहते हैं कि चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत बनाया था? तो ये थी मानवीय भावनाओं और यथार्थवाद का समावेश, यानी मिला जुला रूप था मानवीय भावनाओं का और यथार्थवाद का समावेश। यथार्थवाद का मतलब क्या होता है? जैसा है वैसा, कल्पना नहीं। जियोतो ने मध्ययुगीन फ्लैट स्टाइलिस्ट चित्रों के विपरीत मानव पात्रों को भावनात्मक और वास्तविक बनाने का प्रयास किया। पुनर्जागरण काल के महान खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने किस नए उपकरण का उपयोग कर कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत की पुष्टि कर दी? तो ये था दूरबीन। तो गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का, जिससे कोपरनिकस की जो सिद्धांत था उसकी पुष्टि हो गई। तो मित्रों, आगे का जो प्रश्न हम बाद में पढ़ेंगे गैलीलियो की ये दूरबीन आप याद रख लेना, है ना, पहले से आप जानते हो बचपन से ही। और प्लीज़ दोस्तों अपने
दोस्तों के साथ ये शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करो और आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।